किसानों और कृषि को बचा पाएगी? आपको क्यों लगता है कि एमएसपी का जो स्ट्रक्चर है देश के अंदर में वो किसानों के हित में नहीं है बल्कि उसके लिए घातक है? और एक फॉर्मूला जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया, हालांकि मैं उसको पहले दिन से क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि एक डिफेक्टिव फॉर्मूला उन्होंने दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। कि हमने इस फॉर्मूले को राजनीतिक मजबूरियों के कारण अपनाया और हमने एमएसपी डिक्लेयर करना शुरू किया। ऐसी स्थिति में आपका फॉर्मूला जो एमएसपी का है ना, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। ओके। हमें समझना होगा, हम 12 महीने और अगले 100 साल तक ये नहीं कह सकते कि साहब 1965 में ये हुआ था तो 2065 में भी वही चलेगा। और प्राइस मूवमेंट कितना तेजी के साथ हुआ है। जो पेट्रोल डीजल आपका 60 रुपए 65 रुपए पर आता था, फार्मर आज ट्रैक्टर यूज कर रहा है। अब उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई, ट्रैक्टर का प्राइस बढ़ गया, कॉस्ट कहाँ इंक्रीज हो रही है? उसमें आईसीआर तो खेत तक लिमिटेड है, आईसीएआर का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ट्रैक्टर पर है, ना पेस्टिसाइड्स के ऊपर है, ना ही सीड्स के ऊपर पे है जो आज हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं उसके ऊपर है। तो वहां पर जा करके हम इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे यस फार्मर को जरूरत है? और जहां तक एमएसपी हम चावल के ऊपर दे रहे हैं या गेहूं पर दे रहे हैं या मक्का पर दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पे अगर हम कमोडिटीज को ले जाते हैं, बायो फ्यूल की तरफ पे अगर हम कमोडिटीज को डाइवर्ट कर देते हैं, तो इन फ्यूचर एमएसपी का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा और मार्केट प्राइस ऑलवेज अप रहेंगे। मुझे नहीं लगता। नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मुचंदा इस विशेष प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे सरकार कब तक किसानों और कृषि को बचा पाएगी। यह प्रश्न चिन्ह लगा है और इसका एक एनालिसिस करने के लिए हम यहां पर इस गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं विजय सरदाना साहब। आप एडवोकेट कहें, डॉक्टर कहें, ठीक है, डॉक्टर विजय सरदाना, एडवोकेट विजय सरदाना और कृषि मामलों के खास जानकार एक्सपर्ट। आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार सर। विजय जी, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था और उस रिपोर्ट का जो आपने टाइटल दिया, वो टाइटल भी दिया सरकार कब तक किसानों और कृषि को बचा पाएगी। चूंकि ये बड़ी उत्सुकता रही और मैंने उस पूरी रिपोर्ट को गो थ्रू भी किया, उसमें कई जहन के अंदर में सवाल भी आए, काउंटर करने की भी इच्छा जागरी, तो इसीलिए हमने कहा कि इस विशेष पेशकश को होना चाहिए। सबसे पहला, आपको क्यों लगता है कि एमएसपी का जो स्ट्रक्चर है देश के अंदर में वो किसानों के हित में नहीं है बल्कि उसके लिए घातक है? सुरेश जी, देखिए, आज हम जिस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, वो है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया। हम क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं हैं, जैसे पहले हुआ करता था कि सरकार डिसाइड करेगी कि कौन क्या खरीदेगा। ठीक है। जब से WTO आया है, हमने दुनिया के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानूनों के हिसाब से काम करना शुरू किया है। ठीक है। अब स्थिति ये है कि जब हमने WTO साइन किया था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार थे वो भारत के एमएसपी से वर्चुअली सब ज़्यादा थे। ठीक है। अगर दुनिया में रेट किसी चीज़ का 20 रुपये था तो हमारे देश में 10 रुपये था। अच्छा। लेकिन पिछले 10-15 साल में, 20 साल में, जैसा आपको पता है कि हर साल हम एमएसपी बढ़ाते हैं। किसानों को मिले या ना मिले एक दूसरी बात है, लेकिन सरकार का हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है किसानों की, उसको कंपनसेट करें। ठीक है। और जो कम से कम सरकारी खरीद होती है वो तो हम एमएसपी पे करें, चाहे प्राइवेट ट्रेड करे या ना करें, सरकार तो अपनी जिम्मेवारी निभाए। ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि पिछले कई सालों के अंदर लगातार हमने एमएसपी बढ़ाई है। बिल्कुल। और एक फॉर्मूला जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने दिया, हालांकि मैं उसको पहले दिन से क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि एक डिफेक्टिव फॉर्मूला उन्होंने दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, जिसमें कहीं पे भी क्वालिटी का नाम नहीं है, कहीं पे भी प्रोडक्टिविटी का जस्टिफिकेशन नहीं है।
ये एक तरह से ऐसा फॉर्मूला बन गया है कि जो इनएफिशिएंसी को प्रमोट करता है। इनएफिशिएंसी से आपका मतलब? इनएफिशिएंसी मतलब कि मेरी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एमएसपी होना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट प्लस 50% का तो पर्पज़ यही है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान के सारे किसान इनएफिशिएंट वे में काम करेंगे, दुनिया में मान लीजिए साइंटिफिकली कि अगर गेहूं की पैदावार की कीमत है उदाहरण के लिए 10 रुपए किलो और मैं पैदा कर रहा हूं 20 रुपए किलो, अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से करूं और सही तरीके से करूं तो 10 रुपए किलो होना चाहिए और उसकी एमएसपी होनी चाहिए 15 रुपए। ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है कि इनएफिशिएंट वे में मैंने क्योंकि 20 रुपए में पैदावार करी है तो मेरे को एमएसपी मिलेगा 30 रुपए। ठीक है। यह है स्वामीनाथन फॉर्मूला। नहीं, आप ये अब इस स्थिति के अंदर हो क्या रहा है कि हमने इस फॉर्मूले को राजनीतिक मजबूरियों के कारण अपनाया और हमने एमएसपी डिक्लेयर करना शुरू किया। दूसरी तरफ दुनिया में क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजीज आई, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, दुनिया में आबादी अगर एशिया को और अफ्रीका को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में आबादी या तो स्टेगनेंट है या घट रही है। टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं वहाँ दाम या तो स्टेबल हैं या गिर रहे हैं। लेकिन 1965 में मैं आपको लेकर के जाना चाहूँगा, जिस समय पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, अमेरिका से हम गेहूं आयात कर रहे थे, हमारी डिपेंडेंसी टोटली विदेशी बाज़ारों के ऊपर पे या उनके खैरात पर चल रही थी। और उस समय पर भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पर अमेरिका ने हमें आग दिखाई और हमें बैकफुट पर जाने के लिए कहा गया, दबाव डाला गया, नहीं तो आपको जो खैरात के तौर के ऊपर पे गेहूं मिल रहा है उसको बंद करने की धमकी थी। तो भारत के पास एक ऑप्शन थी कि भाई अब क्या किया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने उस समय पर एक फॉर्मूला दिया कि 1 दिन का उपवास रखे पूरा देश, उससे अन्न की जो बचत है वो देखने को मिलेगी। इस तरीके के बहुत सारे फार्मूला आए, लेकिन साइंटिफिकली क्योंकि आपने एमएस स्वामीनाथन जी का भी नाम लिया तो मैं इसी को उसके साथ कोरिलेट करूंगा, क्योंकि 1965 के अंदर में फिर हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ। एक तरफ हरित क्रांति अन्न उगाने के ऊपर जोर था और दूसरी तरफ दुग्ध क्रांति भी उसी टाइम टेन्योर के अंदर में आई और वो डॉक्टर कुरियन के द्वारा लेकर के आई गई। इन दोनों के अंदर ही ये देखा गया, हालांकि जहां तक मैंने बाद में स्वामीनाथन जी को पढ़ा, वो भी कहीं ना कहीं केमिकल्स के प्रयोग से यहाँ पर थोड़ा सा घबराए हुए थे कि केमिकल्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हेल्थ को आपकी इफेक्ट कर सकता है। बट प्रोडक्टिविटी चूंकि इंक्रीज करनी थी, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना था, और उस समय के प्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं और आज के अगर हम प्रोडक्शन को देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का एक फर्क आ गया। आज हम करीब करीब 1200 लाख मीट्रिक टन के आसपास गेहूं का उत्पादन ले रहे हैं, 1400 लाख मीट्रिक टन के आसपास चावल का उत्पादन ले रहे हैं। आज चावल जो है वो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर कम एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस समय पर ही ये एमएसपी का फॉर्मूला भी किसानों को दिया गया कि आप इस चीज की चिंता ना करें, और खास तौर के ऊपर पे उत्तरी भारत के किसानों को, पंजाब और हरियाणा के किसानों को, कि आप चिंता ना करें, आप गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाइए और हम आपको इसका समर्थन मूल्य देंगे। और तभी से ये लाइमलाइट के अंदर में आया ताकि किसान को एक समर्थन मिले और किसान के पास में कॉन्फिडेंस आए। उसी कॉन्फिडेंस की किसान बार बार बात भी करता आया है। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हम समर्थन मूल्य की तरफ ना देखते हुए डाइवर्सिफाई करें एग्रीकल्चर को? डाइवर्सिफाई ऐसे करें, मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था, डबल फार्मिंग इनकम। तो अशोक दलवाई साहब की ये रिपोर्ट, और अशोक दलवाई साहब ने ये उसके अंदर में रिपोर्ट में मेंशन किया कि हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन ग्रोथ जो निकल करके आ रही है वो फूड एंड वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसकी प्रोडक्शन 7% है ओवरऑल, लेकिन उसका जो वैल्यू एडिशन है दैट इज 25%। हम उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। अगर उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो ये एमएसपी वाला खेल ही खत्म हो जाए। सुरेश, आपने 2-3 बातें कही जी। सबसे पहले तो जो आपने कहा उसको समझना ज़रूरी है कि 65-67 के अंदर ये एमएसपी क्यों लाया गया था। जी। देखिए, एमएसपी जो है ना वो शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है, हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है।
एग्रीड। आप जब तक शॉर्टेज इकोनॉमी में है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आपको सप्लाई मिल नहीं रहा, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपको इंसेंटिव देना है। आपने दिया, प्रोडक्शन बढ़ा। जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सरप्लस हो गया, वहाँ रेट गिर रहे हैं, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में आपका फॉर्मूला जो एमएसपी का है ना, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। ओके। हमें समझना होगा, हम 12 महीने और अगले 100 साल तक ये नहीं कह सकते कि साहब 1965 में ये हुआ था तो 2065 में भी वही चलेगा। ठीक है। भाई आज भी आप ईमेल के जमाने में कहोगे जी नहीं, हमको तो पोस्टमैन से चिट्ठी चाहिए, कैसे काम चलेगा? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बदलती हुई दुनिया के हिसाब से अगर आप एडॉप्ट नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। और एमएसपी जब तक हिंदुस्तान में शॉर्टेज थी, वो फॉर्मूला इफेक्टिव था, यूजफुल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से एमएसपी जो है वो शॉर्टेज इकोनॉमी का फॉर्मूला है। ठीक है। आज आप सरप्लस हो, आप जितना गेहूं चावल पैदा कर रहे हो आपकी खपत से ज्यादा कर रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई है, पहले नहीं हुआ करती थी। उस स्थिति को अगर हम देखें तो आज आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एमएसपी का औचित्य क्या रह गया है। अब स्थिति क्या है? आज आपकी फसल के दाम मान लीजिए 30 रुपए किसी फसल की एमएसपी है, मंडी रेट उसका चल रहा है 20, 22, 25 रुपए, 5-7 रुपए कम। किसान को लगता है कि उसका 5 रुपए का घाटा हो गया। ठीक है। ये बात सही है, क्योंकि एमएसपी से मुझे कम मिल रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन बाजार तो 22 रुपए ही दे रहा है। तो बाजार का रेट 22 है, सरकार ने जो घोषित किया है थियोरिटिकल कैलकुलेशन पे वो है 30 रुपए। अब सवाल इस बात का है कि चलिए इस साल 30 रुपए है, अगले साल वो बढ़ के हो जाएगा 33-35 रुपए, क्योंकि सरकार हर साल एमएसपी बढ़ाएगी। दलील ये दी जाती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। इसका मतलब जितनी साइंटिफिक नॉलेज हम किसानों को दे रहे हैं वो सब बेकार है। हमारा आईसीएआर, हमारे जितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज केवीकेज हैं, वो टेक्निकली डिफंक्ट हैं, क्योंकि हर साल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। ना तो साइंस का कोई यूज आ रहा है, ना एक्सटेंशन सर्विसेज का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, किसी भी रूप में जो फायदा है वो किसान को नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रोडक्शन भी तो बढ़ा है ना। मैं वही आ रहा हूं। प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ा है तो आपको किस लिए चाहिए? क्योंकि आप ऑलरेडी सरप्लस में हो। पहली बात, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही। इसका मतलब आपका पूरा R&D सिस्टम क्वेश्चन मार्क में है। पहला सवाल, जो अपने आप एमएसपी बढ़ता हुआ एमएसपी आपके R&D पे सवाल उठाता है, पहला। अब आपके पास ऑलरेडी सरप्लस प्रोडक्शन है, आप कह रहे हो हम एमएसपी देंगे। आपको क्या चाहिए? माल नहीं चाहिए। अब आपको टेक्निकली जिस फसल में सैचुरेशन आ जाता है उसकी एमएसपी रोक देनी चाहिए। जहां कमी है वहां आप एमएसपी दो, तो किसान डाइवर्ट होगा कि यहां एमएसपी बढ़नी रुक गई, जो कमी है वहां चले जाओ। तो किसान को भी डाइवर्जन का मौका मिलेगा और देश के ऊपर भी जो फूड सिक्योरिटी चैलेंज है वो मेंटेन रहेंगे। अब अगर आपने सरप्लस पैदा कर लिया और एमएसपी आपने बढ़ा दी अंतरराष्ट्रीय बाजार से, तो क्या होगा? आज उदाहरण आप देख लीजिए कि हर फसल में, मक्के में हम ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 10-15-20% ज्यादा है। सोयाबीन में हम 35% दुनिया से ज्यादा है। एमएसपी के एमएसपी प्राइस डिफरेंस, इंटरनेशनल प्राइस और एमएसपी के बीच में 33% का फर्क है। हम 33% महंगे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब इसको कौन बेचेगा? इसका मतलब यह है कि जब भी एक्सपोर्ट होगा वो एमएसपी के नीचे होगा। ये आपको नहीं लगता विजय जी कि ये एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर हम फार्मर के दृष्टिकोण से देखें तो लाइफस्टाइल बदला है, एक। दूसरा, बड़ी तेजी के साथ पिछले आपने 10 साल का एग्जाम्पल दिया और आपकी रिपोर्ट में भी पिछले 10 साल का एक एग्जाम्पल है। उसके अकॉर्डिंगली भी अगर अपन देखें तो इन्फ्लेशन कितनी तेजी के साथ में बदली है और प्राइस मूवमेंट कितना तेजी के साथ हुआ है। जो पेट्रोल डीजल आपका 60 रुपए 65 रुपए पर आता था, फार्मर आज ट्रैक्टर यूज कर रहा है। अब उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ गई, ट्रैक्टर का प्राइस बढ़ गया। कॉस्ट कहाँ इंक्रीज हो रही है? उसमें आईसीआर तो खेत तक लिमिटेड है, बट जो इनपुट साइड है उस इनपुट साइड को भी तो अपने को देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आपका कॉस्टली हो गया, इसके साथ पेस्टिसाइड जो दवाइयाँ जो केमिकल्स वो यूज कर रहा है वो कॉस्टली हो रही है। अब डालनी तो केमिकल ही है, उसके बीच के अंदर उसको
क्योर करना है फसल को तो आपको पेस्टिसाइड डालना है, जो पहले 50 रुपए की आती थी आज 200 रुपए की आ रही है। तो वहां पर जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है उस पे आईसीएआर का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ट्रैक्टर पर है, ना पेस्टिसाइड्स के ऊपर है, ना ही सीड्स के ऊपर पे है, जो आज हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं उसके ऊपर है। तो वहां पर जा करके हम इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वहां पे यस फार्मर को जरूरत है? और जहां तक एमएसपी हम चावल के ऊपर दे रहे हैं या गेहूं पर दे रहे हैं या मक्का पर दे रहे हैं, उसका एक अलग एक केमिस्ट्री है, क्योंकि चावल के अंदर भी आपके पास दो तरह की वैरायटी है। एक प्रीमियम क्वालिटी का बासमती चावल जो हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट पे चला जाता है, और एक नॉन बासमती चावल जिसके ऊपर पे एमएसपी गवर्नमेंट देती है। दूसरा आ जाता है आपका वीट की, अगर हम बात करें तो वीट वैसे ही एक्सपोर्ट बैन है। तीसरी हम आ जाते हैं मक्का के ऊपर पे। मक्का का जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा है, एथनॉल के अंदर में आपका यूटिलाइजेशन हुआ है, उससे फार्मर को एक बेटर प्राइस यहाँ पर मिला है। हालांकि हम समझते हैं कि ये एमएसपी से भी अट्रैक्टिव प्राइस शायद हो सकता है इन फ्यूचर इनको मिलेगा। तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ पे अगर हम कमोडिटीज़ को ले जाते हैं, बायो फ्यूल की तरफ पे अगर हम कमोडिटीज़ को डाइवर्ट कर देते हैं, तो इन फ्यूचर एमएसपी का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा और मार्केट प्राइस ऑलवेज अप रहेंगे। मुझे नहीं लगता। कारण देखिए, ऐसा है कि आप आइसोलेशन में नहीं देखिए। आज की तारीख में जब आपके यहाँ पे सोयाबीन का रेट, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, आपका एमएसपी है करीब 48 रुपये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेट है करीब 35-36 रुपये। आज आप 70% खाने का तेल आयात कर रहे हो। आपके यहाँ प्रोडक्शन है लेकिन आप नहीं खरीद रहे। उसकी जो खल निकल रही है वो भी 30-35-40 रुपये किलो बिक रही है। तो आज की तारीख में आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है सनफ्लावर सीड का। आप जाइए इतिहास में, सनफ्लावर सीड, सूर्यमुखी का तेल बहुत सारे राज्यों में प्रोडक्शन हुआ करता था। बिल्कुल ठीक आज बात वो है। फसल खत्म हो गई। ठीक क्यों? है। आपने एमएसपी इतना बढ़ा दिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से माल लेना सस्ता है, किसान से खरीदना महंगा है। आप जैसे ही रेट बढ़ाते हो, आपका कंज्यूमर बोलता है कि साहब रेट बढ़ गए। वही सरकार जिसने एमएसपी बढ़ाया, वही सरकार फिर टैरिफ कम करती है, ये कह के कि भाई महंगाई बढ़ गई, हमें महंगाई कंट्रोल करनी है। तो पूरा ट्रेड कहां चला गया? किसान से मैं महंगा लूं, प्रोसेस करके बेच नहीं सकता क्योंकि आयात तेल सस्ता है। तो सब ने प्रोसेसिंग बंद कर दी, सब ट्रेडर बन गए। अब इस स्थिति में क्या होगा? आप कहीं पे अगर आप देखें, मैंने आंकड़ा ये बोला कि आप 10 साल पहले करीब 10-15 बिलियन डॉलर का आप आयात करते थे एग्रीकल्चर का। आज आप आयात कर रहे हो करीब 35 बिलियन डॉलर का। राइट, 38 बिलियन डॉलर का है क्या? एक्सपोर्टर, राइट। ऐसी स्थिति के अंदर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपको चीजें सस्ती मिल रही हैं, आपकी एमएसपी या आपकी मंडियों में चीजें महंगी मिल रही हैं। लेकिन विजय जी, यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि हम किस चीज का मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम मेजरली जो है वॉलनट, एप्पल्स, इंटरनेशनल एप्पल्स, फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेप्स, कीवीज, फिग्स, पियर्स, डेट्स, इन आइटम्स का, पिस्ताशियो, ये मेजरली यूएस से, अमेरिका से इंपोर्ट हो रही है। और ये इसका जो वॉल्यूम है तकरीबन तकरीबन 2 बिलियन डॉलर के आसपास का है। अगर हम इसी सीरीज के अंदर में जाएंगे तो दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट हमारा पल्सिस का है, जो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर के आसपास का बिलिंग साइज है। उसके ऊपर जैसा सरकार कह रही है कि 2030 के अंदर में हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। और ऑयल्स की अगर मैं बात करता हूं, और इसमें भी अगर मैं बात करूं ऑयल्स की, अगर मैं बात करता हूं वेजिटेबल ऑयल्स, ये एक हैवी हमारे ऊपर पे एक अमाउंट है, सेम एज इट इज पल्सिस के ट्रेंड में। तीसरी जो चीज यहां पर निकल करके आती है मेजरली अदर कैटेगरीज की, अगर मैं बात करूं तो अदर कैटेगरीज में बहुत छोटी छोटी आइटम्स आ जाती हैं, वो इतना मायने नहीं रखती हैं। इंटरनेशनल एग्री की अगर मैं पूरा ओवरऑल सिनेरियोस की बात करता हूं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी तो बड़ा है, वो हमारा 52 बिलियन डॉलर के आसपास का हो गया है, जिसका टारगेट है कि हमें 100 बिलियन डॉलर के पास लेकर के जाना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे इंपोर्ट लायबिलिटीज अब कम होंगी? हमारा जो प्रोडक्शन है पल्सिस का, अगर हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं, पाम मिशन चल रहा है, पाम मिशन आपके ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर पे एक चोट दे सकता है।
दूसरा जिस तरीके से बायो फ्यूल्स के ऊपर पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा और डोमेस्टिकली आपके पास में उसकी डिमांड जनरेट होगी और डिपेंडेंसी जो है आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर पे कम होगी। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक फैक्टर्स काम करेंगे? मुझे नहीं लगता। कारण? देखिए, बाजार चलता है दो चीज़ों पे, दाम पे और क्वालिटी पे। ठीक है। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप आत्मनिर्भर भारत का स्लोगन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर ऐसा होता, हमने तो आत्मनिर्भर भारत का 2015 में ये स्कीम लाए थे, मेक इन इंडिया। ठीक है। ठीक है। उससे लेकर अभी तक $20 बिलियन का आपका एग्रीकल्चर इंपोर्ट बढ़ा है, चाहे किसी भी चीज़ का बढ़ा हो। ओके। मेजॉरिटी बढ़ी आपकी ऑयल की, फिर बढ़ी आपकी पल्सेस की। इसका मतलब घर में जो 3 महत्वपूर्ण चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, सिर्फ आपके पास गेहूं और चावल है, बाकी सब आप आयात करके अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो। इस देश की आबादी बढ़ रही है, इस देश की जमीन उतनी है। आज के हालात ये हैं कि पर कैपिटा आपके पास जो जमीन है वो 0.1 हेक्टेयर है, क्योंकि 140 मिलियन हेक्टेयर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और 1400 मिलियन की आबादी है। ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, एनिमल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो पर पर्सन आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है फूड प्रोडक्शन के लिए, वो सिर्फ है 0.1 हेक्टेयर, जिसमें से 365 दिन आपको खाना भी खाना है, फ्यूल भी निकालना है, कपड़े भी निकालने हैं, कॉटन भी निकालना है, जूट भी निकालना है, सब कुछ उसी में करना है। और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। आज आप कह रहे हो कि पल्सेस में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आपको रोका किसने था पिछले 30 साल? आज तक आपकी पल्सेस के बीजों की प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ी? 30 साल से। इसका मतलब रिसर्च हमारी बेकार हो रही थी, कोई काम नहीं था। ठीक है। फिर आती है बात आपकी तेलों के ऊपर। तेलों की स्थिति यही है। हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाजार है, ऑयल सीड मिशन है, आप सनफ्लावर क्यों नहीं बचा पाए? आपने सनफ्लावर की सीड खत्म कर दिया, अब आप पाम पे चले गए। ठीक, क्यों? क्योंकि पाम प्रोडक्शन पर यूनिट सस्ता पड़ रहा है। तो सरकार भी मान रही है कि सनफ्लावर महंगा हो रहा है, हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। दूसरी तरफ राइस ब्रांड, जिसमें आपको सोयाबीन जितना तेल मिल जाता है, आप उसके एक्सपोर्ट को बैन लगा रहे हो। आपके यहाँ पे सरप्लस है, लोग प्रोसेसिंग नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट नहीं है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, सरकार ने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी तो पूरी करनी है। डोमेस्टिक डिमांड, आपके पास सरप्लस रॉ मटेरियल है जो अनप्रोसेस जा रहा है, लॉजिक नहीं है सरकार की बात में। मैं वही कहना चाह रहा हूं, सरकार आंकड़े देके बात तो करे। सरकार ने कह दिया हम डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपके यहां शॉर्टेज है। वो तो उस बात से तो इनकार कर ही ठीक है। तो आप जब कह रहे हो कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, यहां तो इंपोर्ट बढ़ रहा है। पहली बात, जो आप वैल्यू की बात कर रहे हो कि आपका 35 बिलियन डॉलर था, अब वो बढ़ के 45 था, बढ़ के 55 हो गया पिछले 10 साल में। आप तो 10 बिलियन बढ़ा पाए 10 साल में, इंपोर्ट बढ़ गया 20 बिलियन। आप महंगाई की भी बात कर रहे हो, तो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसमें बदलाव आया, उसकी वजह से वो 20 बिलियन हुआ। क्योंकि हम फिग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आलमंड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पिस्ताशियो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एग्री केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपको वाकई में ये लगता है? और दूसरी इसके बीच के अंदर में मैं एक और चीज सुन रहा था, आप बता रहे थे कि जो मक्का का एमएसपी, जिसकी अभी आपने बात भी की, क्या आपको नहीं लगता कि मार्केट के प्राइसेस जो हैं वो देश परिस्थिति और उस कालखंड के ऊपर भी निर्भर करते हैं? इस पे आपका वेदर का इम्पैक्ट क्या रहेगा, उस समय पर डिमांड एंड सप्लाई क्या रहेगी? और अगले 10 साल में ये जरूरी नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के जो प्राइजेस होंगे वो भारत के एमएसपी के प्राइजेस से नीचे होंगे। हो सकता है उस समय पर भी ईरान और इजराइल की तरह जो युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, भारत पाकिस्तान की युद्ध की जो स्थितियां पैदा हुई, ऐसे कुछ हालात बने। क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर जो हम मिस कर रहे हैं वो है आपका वातावरण का बदलाव। वो वातावरण का बदलाव कितना इंपैक्ट उसके ऊपर पे लेकर के आएगा और क्रॉप साइकिल को किस तरीके से बदलेगा? क्या उस समय के बाजार की और भाव की कल्पना आज की तारीख में हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे?
देखिए ऐसा है, जब भी जो जलवायु परिवर्तन है ओवरनाइट तो हो नहीं रहा, पिछले 50 साल में भी हुआ है। हमने जलवायु के हिसाब से नए बीज लॉन्च किए, नए केमिकल लॉन्च हुए, ताकि उस स्थितियों को हम बदलते जाएं। वो रिसर्च चलती रहेगी, ठीक है। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में। पहली बात, चाइना की लैंड होल्डिंग हमसे छोटी है, प्रोडक्शन हमसे दुगने से 3 गुना है। लैंड होल्डिंग की हम बात करते हैं, बिल्कुल। वहाँ छोटी है, हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, एग्रीकल्चर दुनिया में हर देश पैदा कर रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे खेती नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बिल्कुल। वो लोग भी अपने यहाँ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वो भी अपने यहाँ प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं, वो भी अपग्रेड कर रहे हैं। आज अमेरिका में ज़रूरत से ज़्यादा उनका जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उससे 3 गुना ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट करना है। आप कह रहे हैं कि यूक्रेन ईरान जैसी स्थिति बदल जाए, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हो सकता है ना तब रशिया और यूक्रेन में शांति हो जाए तो वहां से प्रोडक्शन आने लगेगा, और जो नए एरियाज है वहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पे जो स्थिति है, हमारे यहाँ स्थिति क्या है? हमारे यहाँ पे जो स्थिति है, हमारे यहाँ वाटर टेबल नीचे जा रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ खराब हो रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार बहुत महंगा हो जाए और हम सस्ते हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, किसानों को भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो फोर्सिएबल फ्यूचर में जब आप रिसर्च को फोरकास्ट करते हो, इकोनॉमिक स्थितियों को, एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजी को, अगले कम से कम 10 से 15 साल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत किसी भी रूप में या तो तेलों में आत्मनिर्भर होगा या दलहन में होगा। हमारे यहाँ पे अगर वीट सरप्लस है तो हमने वीट पे बैन क्यों लगाया? हम अगर कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बहुत कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास सरप्लस था तो हमने वीट पे बैन क्यों लगाया? ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना हमने प्रोड्यूस किया वो हमारी ज़रूरत से कम था या ज़रूरत के हिसाब से था, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ऐसी थी और उस समय पर यहाँ से एक्सपोर्ट, वही सिनेरियोस को मैं वहीं आता हूँ कि सिनेरियो क्या बना। सिनेरियो बना कि जो गेहूं के बड़े उत्पादक और एक्सपोर्टर्स देश हैं, यूक्रेन और रशिया, उन दोनों के बीच में जंग छिड़ी। जंग छिड़ने के बाद में वहां से एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर हुआ, और जो भारत का रास्ता था एक्सपोर्ट का वो खुला, और यहाँ से उसका तेजी के साथ एक्सपोर्ट होने लगा। तो जब निर्यात यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुई तो वर्ल्ड ने भारत की तरफ देखा कि भारत के पास में एम्पल क्वांटिटी के बीच में वीट पड़ा है, अवेलेबल है, तो चलो भारत से ले लेते हैं। अब भारत को भी ये खतरा पैदा हो गया अपनी फूड सिक्योरिटी का, क्योंकि उस समय पर जैसे ही डिमांड निकली और डिमांड निकलते ही आपके देश के अंदर में जो गेहूं का प्राइस था वो 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो जब 3300 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंचा तो जो यहां पर लो कॉस्ट या हम कहें लो इनकम वाले जो लोग हैं वो प्रेशर में आए। वो प्रेशर में आए तो निश्चित तौर के ऊपर पे इन्फ्लेशन ने इंक्रीज किया, और इन्फ्लेशन एक सरकार के लिए निश्चित तौर के ऊपर पे फंसी हुई हड्डी है गले के अंदर में, जो ना उगली जाती है और ना निगली जाती है। तो वो एक प्रोस्पेक्ट था जो एक फंडामेंटली अगर मैं कहूं कि गवर्नमेंट का डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसको हर एक क्लास को कैटर करना है और हर एक क्लास को देखना भी है। सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर के ऊपर पे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन काम करने के अच्छे तरीके भी होते हैं। आप यही कह देते हैं कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 40 रुपए होगी या 35 रुपए होगी। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार 35 या 40 रुपए है, आप भी एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस 40 रुपए कर दीजिए ना। ठीक है। तो जिसको चाहिए होगा वही लेगा। अब 20 रुपए का माल लेके लोग 40 रुपए में बाहर नहीं भेजेंगे ना। ठीक है। तो आपकी अपनी फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन रही, सप्लाई भी मेंटेन रही, और सबसे बड़ी बात अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रही। ठीक है। आज भारत की क्रेडिबिलिटी ये हो गई है कि साहब इनका पता नहीं कब ये चालू करेंगे, कब बंद करेंगे। ठीक है। क्योंकि इनके डिसीजन इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन से नहीं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन से होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आज हम अगर अनरिलायबल सप्लायर बन रहे हैं दुनिया में, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। ठीक है। ना एज ए व्यापारी, ना एज ए बायर, नॉर एज ए इन्वेस्टर। ठीक है। इसीलिए आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा?
क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आएगा, मल्टीनेशनल आएगा, उसको ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल सस्ता है, मैं खरीद के ट्रेड करूंगा, कस्टम ड्यूटी दूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है। मैं हिंदुस्तान में महंगा माल लगाऊं, उस पे फिर पता नहीं कब ये स्टॉक लिमिट लगा दें, कब ये एक्सपोर्ट बैन कर दें, कब ये कौन सा कानून बदल दें। पॉलिटिकल रिस्क लेने से अच्छा है भारत के बाहर बैठो, दुबई सिंगापुर में ऑफिस खोल लो, व्यापार करो, कमाने से मतलब है, आग में कूदने का क्या फायदा। देखिए, प्रोस्पेक्ट निश्चित तौर के ऊपर पे सरकार भी यही चाहती है कि $100 बिलियन का यहाँ से एक्सपोर्ट हो और निर्यात हो, और एमएसपी ना हो, और सरकार ने भी ये कोशिश की कि एमएसपी ना हो और बाजार नियंत्रण हो। बाजार जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलना चाहिए। उसको लेकर के 3 बड़े कानून भी सरकार लेकर के आई, लेकिन किसानों के अंदर में अब यहाँ पर आ जाता है कि राजनीतिक माहौल इतना गरमाया कि सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और तीनों बिल वापस लेने पड़े। अब जो हम डेटा की बात करते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। 2001 की मैं बात करूं तो हमारा जो एक्सपोर्ट था तकरीबन $7 बिलियन के आसपास का, और ये यथावत रहा 2000 और 2001 में, माफ कीजिएगा, $6.3 बिलियन। फिर उसके बाद 2001-2 में हुआ $6.7 बिलियन। हम बहुत नीचे थे, बहुत स्टार्टिंग से मैं यहां पर आ रहा हूं। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2004-5 में हम यहां पर पहुंचे तकरीबन 5 साल के बाद में 10 बिलियन के आसपास, और फिर अगले 10 साल लगे उसको उस 10 बिलियन को क्रॉस करने में। यानी कि 2010-11 की जिसकी आपने भी चर्चा की, $23 बिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था। आज हम 2025 के अंदर में बैठे हैं। 2025 के अंदर में तकरीबन कमोबेश $55 बिलियन के आसपास का हमारा एग्री का एक्सपोर्ट है। एक चीज। दूसरी चीज, क्या आपको लगता है कि जो चीज विदेश में हमें सस्ती मिल रही है उसको वहां से इंपोर्ट किया जाए, और यहां से जो महंगा बिक सकता है उसके दरवाजे खोले जाएं और उसको एक्सपोर्ट किया जाए? देखिए, अभी जितना भी आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, एग्री एक्सपोर्ट की, वो सारी कमोडिटीज़ हैं। हम चावल बेच देते हैं, हम मछली बेच देते हैं। प्रोसेसिंग की इसमें भी मैंने जिक्र नहीं किया। प्रोसेसिंग तो है ही नहीं। आप अगर टोटल एक्सपोर्ट में देखोगे, हार्डली 10% प्रोसेस्ड है। ठीक है। और वो भी इंडियन चटनी वटनी है, जो हमारे लोग विदेश में बैठे हैं, उन हिंदुस्तानी टेस्ट चाहिए उनको। ठीक है। हम लोगों ने अपने यहाँ पे एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं करी। कारण बहुत सिंपल था कि एक तो हमारे यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस नहीं है। ओके। जितना मिलावट और जितना, अगर मैं ये कहूँ कि रेजिड्यू चैलेंजेस हैं, चाहे हम कुछ भी बोले एसोसिएशंस की मीटिंग में कि नहीं नहीं हिंदुस्तान में पर कैपिटा या एवरेज यील्ड जो यूज़ है केमिकल का वो कम है, क्यों होता है? अगर आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो रिजेक्ट क्यों हो रहा है? और कई बार मैंने सरकार को कहा है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं जिन कंपनियों के, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आपने इस तरह का घटिया माल एक्सपोर्ट क्यों किया जिससे देश का नाम खराब हो। क्या सरकार ने आज तक किया? नहीं किया। तो एक तो हम सीरियस नहीं है एक्सपोर्ट प्रमोशन में। सिर्फ इंसेंटिव देने से फर्क वो नहीं है। फर्क ये है कि जब आपका माल विदेश में जाता है वहां रिजेक्ट। अब हम कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि हमारे सामने हमारे जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। क्या आपको नहीं लगता कि फार्मर्स को अभी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? बागबानी, आपका हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इनकी तरफ ज्यादा फोकस करें? मुझे नहीं लगता। देखो, किसान को हम जरूरत से ज्यादा पुश ना करें। जो बाजार मांगेगा, किसान को अगर उसमें पैसा दिखता है वो उगा लेगा। आज प्रॉब्लम यह है कि बाजार और किसान के बीच में कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो वो कनेक्ट कैसे पैदा होगा? आप एपीएमसीज किसानों के हवाले कर दो। बाजार कहां है? बाजार है एपीएमसी में। मंडियां क्या है? क्वालिटी रेट कहां तय होता है? एपीएमसी में। किसान को पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है। किसान आता है, माल डालता है, जो व्यापारी बोलता है लेके चला जाता है। उसको पता ही नहीं कि ये माल फैक्ट्री में जाएगा, एक्सपोर्ट में जाएगा, रिटेल मार्केट में जाएगा, कहां जाएगा। किसान को कुछ पता ही नहीं। तो क्या, उसको इनपुट ही कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या सुधार करेगा? और दूसरी तरफ आप और हम देते हैं 100 रुपए, किसान तक पहुंचता है 20-30 रुपए। 70 रुपए जो किसान का इंसेंटिव था उसको अच्छा काम करने का, वो तो कोई और खा रहा है। तो यानी कि ये मिडिलमैन खत्म होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आप मिडिलमैन का भाषा ही छोड़ दो। आप जो
एपीएमसी हैं वो कोऑपरेटिव्स के हवाले कर दो। उससे कैसे रेवोल्यूशन आएगा? किसान खुद बाजार देख के उत्पादन करेगा, बाजार की चीज। जब क्योंकि आज अमूल कैसे कर रहा है, अमूल को किसी ने कहा था कि चीज आप प्रोडक्शन करो? नहीं कहा था ना। अमूल को पता लगा कि बाजार में चीज का मार्केट है, उन्होंने उतारा। उनको लगा नहीं मिठाई का मार्केट है, उन्होंने मिठाइयां बनाई। उनको लगा नहीं बटर का मार्केट है, बटर बनाया। उनको लगा आइसक्रीम का मार्केट है, आइसक्रीम। क्यों किया? क्योंकि अमूल कस्टमर से रोज बात करता है। तो इसीलिए तो सरकार ने एफपी और एफपीसी का स्ट्रक्चर लॉन्च किया। देखिए वो सब अपनी जगह है। मेरा कहना इतना सा है आपको कि एफपीओ और उनके जो ऑपरेटर्स हैं, बाजार नहीं है वो, एफपीओ फिर प्रोडक्शन यूनिट है। अल्टीमेटली एफपीओ को मंडी जाना है। लेकिन सरकार उसको उनको यूनिट लगाने के लिए और मार्केट यार ऐसे नहीं, देखो सरकार के कहने से थोड़ी होता है। आज आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन चाहिए, उनके पास टेक्नोलॉजी, वो बेचारे एफपीओ तक तो संभाल नहीं पाते। आपने कह दिया किसान ही मंत्री, वो मतलब कि वहां का मुखिया बनेगा, एफपीओ चलाएगा। उसने कोई मैनेजमेंट की स्टडी करी है? आपके पास मैन पावर ही नहीं है जो एफपीओ चला सके। आपके 10,000 जो एफपीओ हैं, तो एपीएमसी उनको अगर हैंडओवर कर देंगे तो वो कैसे चला पाएंगे? कोऑपरेटिव चला रहे हैं ना, कोऑपरेटिव्स ने ट्रेनिंग करी ना लोगों की। तो ये एफपी और एफपीसीज भी तो कोऑपरेटिव है ना। आप उनको दे दो ना कि ट्रेनिंग करें अपने आप। जो सिस्टम आपने अमूल और डेयरी के लिए बनाया, वो सिस्टम आप बाकी जगह लाइए ना। वो तो आप नहीं लाए, आपने उनको एक झुंझुना दे दिया। आप एफपीओ बना लो, उनकी ट्रेनिंग का कोई इंतजाम नहीं, उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं, उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट नहीं। आपने सारे दुनिया भर के प्राइवेट कंसल्टेंट हायर कर दिए कि आप एफपीओ बनाओ। वो ये देखते रहते हैं कि मुझे क्या करने में मेरा पैसा कब मिलेगा। वो बेचारे सरकार के पीछे दौड़ते रहते हैं कि मेरा पुराना पेमेंट वापस कर दो। वो कब किसान पे दिमाग लगा रहे हैं? वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ही नहीं रही है वहां। अमूल क्यों आज सक्सेसफुल है? क्योंकि वहां इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग है। किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, मैनेजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी कहां हो रहा है? तो जब तक आप वो पूरा इकोसिस्टम नहीं बनाओगे, सिर्फ मैंने कहा ना, पॉलिसी अनाउंसमेंट से बदलाव नहीं होता। स्किल देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, वो आप नहीं दे रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कृषि पिछड़ी हुई है। आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, आपकी हर साल एमएसपी क्यों बढ़ रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ रही है, आपका एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा, आपकी क्वालिटी क्यों रिजेक्ट हो रही है। लेकिन स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, इनोवेशंस भी हो रहे हैं। कितना आप बात कर रहे हो हिंदुस्तान की। देखो, आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस एक दो जगह होने से देश नहीं बदलता। मेरे पूरे एरिया के अंदर आपको 10 रिटेल आउटलेट बहुत साफ सुथरे मिल जाएंगे, ईमानदारी से खाना भी बनाते होंगे। क्या मैं मान लूं कि पूरे देश में मिलावट नहीं हो रही क्योंकि मेरे 2 दुकानदार अच्छा काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी क्या सोचती है, उससे इकोनॉमी और देश बदलता है। तो फिर फार्मर्स की इनकम कैसे बढ़ेगी? अगर एमएसपी उनको नहीं मिलेगी तो फार्मर की इनकम और जो उनकी इन सिक्योरिटी ऑफ इनकम है वो कैसे पैदा होगी? सिक्योर कहाँ है हम फिर फार्मर? देखिए, जब तक किसान खुद जो कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, जब तक वो किसान तक नहीं पहुंचेगा, किसान का भविष्य नहीं बदलेगा। क्योंकि हर कंज्यूमर एमएसपी से ऊपर ही दे रहा है, किसान को नहीं मिल रहा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान तब तक गरीब है जब तक वो खुद उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। और यही लाइन हमेशा मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में किसानों को बताने की कोशिश भी करता हूं कि किसान तब तक गरीब है जब तक वो उपभोक्ता तक खुद नहीं पहुंचता, यानी कि एंड यूजर तक उसकी कनेक्टिविटी नहीं होती। मैं इसको दूसरे हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। देखिए, कंज्यूमर के गेट पे मिलेगा 10 रुपए, कंज्यूमर के गेट के किसान के गेट पे मिलेगा 10 रुपए, कंज्यूमर के गेट पे मिलेगा 100 रुपए। किसान जितना आगे आएगा कंज्यूमर के करीब, आप ये समझ लीजिए कि अगर दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का रास्ता है तो हर किलोमीटर पे 10-10 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। बिल्कुल। जितना किसान आएगा कंज्यूमर के करीब, उतना उसका फायदा होगा। अवेयरनेस की कमी है। किसान को सरकार ने बर्बाद किया है। ये कह के कि तुम टेंशन मत लो, सारी जिम्मेवारी हमारी। हिंदुस्तान में हमने कभी भी एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक दृष्टि से देखा ही नहीं। हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। लेकिन क्या अब लग रहा है कि उसको अब एक इंडस्ट्री के तौर के ऊपर पे और एक इकोनॉमी के तौर के ऊपर पे देखा जाने लगा है? कुछ बदलाव आए हैं? देखिए, जब तक किसान बाजार की तरफ नहीं देखेगा और
खुद बाजार को नहीं मैनेज करने की कोशिश करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसमें तो इनिशिएटिव किसान को खुद लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा। किसान संस्थाओं से मैं यही कह रहा हूं, आज तक मैंने 50 बार कहा कि किसान नेताओं से मैंने आज तक ये नहीं सुना सरकार को कहते हुए कि साहब हमें नया मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें नई ट्रेनिंग चाहिए। मैंने आज तक किसी किसान नेता को ये डिमांड करते नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। किसान कहता है, किसान नेता बोलता है साहब सब्सिडी दे दो, फ्री में दे दो कुछ। किसान नेता घूम फिर के देखो, किसान के पास दो तरह से पैसा आता है, या तो कंज्यूमर देता है या टैक्स पेयर का पैसा जाता है। हम ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर आपको टैक्स पेयर से ज्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि हर आदमी कंज्यूमर है, टैक्स पेयर हर आदमी नहीं है, ठीक है, हर आदमी कंज्यूमर है, कंज्यूमर भी है। तो आप जब 100 रुपए की सब्जी लेते हो बाजार से, तो आपके पड़ोसी को कितना मिलता है आपको दिखता नहीं है। आप बोला सरकार को कि जब मैं बाजार में जाके 100 रुपए दे रहा हूं तो मेरे सब्जी वाले किसान को 10 रुपए क्यों मिले, मुझे उसमें हिस्सा चाहिए, कानून ऐसे बनाओ। किसान को यह बोलना चाहिए। किसान नेता ये नहीं बोलते, वो कहते नहीं, जो किसान का हिस्सा मार रहा है उसको मारने दो, किसान को कोई लूट रहा है उसको लूटने दो, आप तो टैक्स पेयर के पैसे में से हमें सब्सिडी और बढ़ा दो। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे आज तक नेताओं का नहीं समझ में आया। और ये किसान नेता सब एमपी बन के पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन कभी ये मुद्दे पे चर्चा नहीं करते। क्यों? ये अपने आप में एक मिस्ट्री है हिंदुस्तान की। तो यानी एक यहाँ पर भी रिफॉर्म की और अवेयरनेस की जरूरत है, सोच की बदलाव की जरूरत है। सोच बदलेगी तभी कृषि बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, समय देने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। और निश्चित तौर के ऊपर पे और भी टॉपिक्स के ऊपर पे हम लगातार ऐसे ही चर्चाएं करेंगे। तो कमोबेश जो बात निकल करके सामने आई वो ये है कि एक नई सोच, या यूं कहें कि कृषि में या खेती में मुनाफे का रास्ता खेत से नहीं, एक नई सोच से होकर के गुजरता है, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि किसान तब तक गरीब है जब तक वो उपभोक्ता तक जाने का सफर तय नहीं करता। अगर वो वहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर के ऊपर पे उसकी गरीबी जो है वो दूर होती चली जाएगी। ये एक दूसरा फॉर्मूला इसमें निकल करके आया है। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब ये देखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में भारत के जो किसान हैं, भारत की जो खेती का प्रोस्पेक्ट है वो कितना बदलता हुआ दिखाई देगा। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 100 अरब डॉलर का कृषि निर्यात 2030 तक, निश्चित तौर के ऊपर पे वो पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए किसानों की कितनी भागीदारी और साथ ही साथ किसानों के पास कितना शेयर, मुनाफे का शेयर वो पहुंच पा रहा है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।